टॉपिक अपना है एमोलेवस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। कि नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन फैमिली में आपका नाइट्रोजन है, नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी, है कि नहीं? नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी। इसका मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये ग्रुप है आपका नाइट्रोजन फैमिली का। और इसमें ये कह रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है ना, फर्स्ट एलिमेंट, ये बाकी के अदर एलिमेंट से प्रॉपर्टीज़ में, कुछ प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा रीज़न वही है जो अपन ने पहले भी बात की थी कि इसका साइज क्या होता है, छोटा। आप देखिए इसका साइज छोटा था, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब नाइट्रोजन का एक तो साइज छोटा है, देखो यहाँ पे दे रखा है पॉइंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो पहली चीज़ तो इसका स्मॉल साइज है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। दूसरा, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s2 2s2 2p3 होगा। ये हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल है, और हम जानते हैं कि हाफ फिल्डेड और फुली फिल्डेड ये अगर हैं तो ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी क्या है, स्टेबल है, ठीक है कि नहीं? इस वजह ये ज़्यादा स्टेबल हुआ नाइट्रोजन, और स्टेबल होगा तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। साइज स्मॉल आपको पता ही चल गया। और डी ऑर्बिटल भी इसमें एब्सेंट होता है। तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसलिए बहुत सारी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा ये। अदर एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल होता है। अब आप देखिए इसका 1s2 2s2 और 2p3, इसमें डी ऑर्बिटल आ ही नहीं रहा। तो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल क्या है, एब्सेंट है। अदर एलिमेंट्स का डी ऑर्बिटल होता है, इस वजह से इनकी और उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है। तो ये एमोलेवस बिहेवियर था। अब बात करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी अलग हैं, नाइट्रोजन के साथ मैच नहीं होती हैं, ठीक है कि नहीं? तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, नाइट्रोजन हैज़ यूनिक एबिलिटी फॉर्म पी पाई बॉन्ड। यानी नाइट्रोजन जो है पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल मिलके पाई बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये मत पूछना कि पाई बॉन्ड क्या है, क्योंकि अपन ने पूरा 11th में डिस्कस किया है इसके बारे में, ठीक है कि नहीं? जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड बनता है, समझ रहे हैं? और एक्सिस पे ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड हमेशा पी के बीच ही बनता है, पी पी या डी हो, एस में नहीं बनता है। तो पी पी जो इसका पाई बॉन्ड बनता है, पी पी पाई बॉन्ड बना लेता है नाइट्रोजन, ठीक है ना? विद द सेल्फ एंड विद अदर्स स्मॉल साइज एटम विच हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। क्लियर? कार्बन और ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, इसी वजह से। और ये गैसीय फॉर्म में प्रेजेंट है। देयर इज़ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। नाइट्रोजन के आपने देखा होगा, नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल होता है वो डाई एटॉमिक होता है, N2 की फॉर्म में। तो नाइट्रोजन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 बॉन्ड जो है ये पाई बनाता है, इस तरीके से, ठीक है कि नहीं? तो ये नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी है। एंड नाइट्रोजन हैज़ वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी
941.4 किलो जूल पर मोल, 941.4 किलो जूल पर मोल इसकी बॉन्ड एंथैल्पी है। क्योंकि भैया नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी तो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड एंथैल्पी इसी वजह से 941.4 किलो जूल पर मोल है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन जो बॉन्ड एंथैल्पी है इज वीकर देन द पाई पी बॉन्ड। ये यूँ कह रहा है कि नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है, ये नाइट्रोजन जो है इसका ये बॉन्ड ब्रेक करें अपन, और ये फास्फोरस है, पी मतलब फास्फोरस, इसका ये बॉन्ड ब्रेक करें, तो दोनों में से जो बॉन्ड एंथैल्पी वो ज़्यादा किसकी है? इसकी है। क्यों है? क्या रीज़न है? तो देखिए आप, ड्यू टू नाइट्रोजन एटम हैज़ लोन पेयर विच हैज़ हाई रिपल्शन फोर्स। ये जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रेजेंट होने के कारण इनमें रिपल्शन होता है। रिपल्शन होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा वो बॉन्ड उतनी ही आसानी से ब्रेक हो जाएगा। इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है कंपैरिजन टू फास्फोरस। क्लियर? द नाइट्रोजन हैज लोवेस्ट टेंडेंसी ऑफ कैटायन ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। नाइट्रोजन के अंदर जो है लोन पेयर रिपल्शन के कारण जो है कैटायन बनाने की प्रॉपर्टी, टेंडेंसी, क्षमता कम है। एंड ड्यू टू एब्सेंसी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल भी नहीं होता है, तो वैलेंसी सेल जो है नाइट्रोजन शो ओनली मैक्सिमम 4 वैलेंसी, इसलिए नाइट्रोजन केवल 4 वैलेंसी मैक्सिमम शो करता है। बाकी अगर इस ग्रुप की जो अदर मेटल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो 4 से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। कुछ जो हैं वैलेंसी 5 भी शो करते हैं। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही कर सकता है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए एक्साइटेड होने के लिए डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं है, तो भैया ये 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंसी दिखा देगा -3 या 3 दिखा देगा 3 होने के कारण। ज़्यादा कोशिश कर लें इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के, हम ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक को निकाल देंगे तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल मिल जाएंगे हमें खाली। ठीक है कि नहीं? तो ये +4 तक 4 वैलेंसी दिखा सकता है, परंतु यहाँ देखिए अदर एलिमेंट्स में क्या है, यहाँ पे देखिए डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, खाली पड़ा है, तो ये जो एस का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डी में एक्साइटेड होके पहुँच जाएगा। तो टोटल हमें देखो 1 अनपेयर, 2, 3, 4, 5 मिल गए, इसलिए ये मैक्सिमम 5 दिखा सकता है। इसलिए नाइट्रोजन 4 दिखाता है, अदर एलिमेंट्स 5 भी दिखाते हैं। तो ये भी डिफरेंस हो गया। ड्यू टू एब्सेंसी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण नाइट्रोजन एटम डज नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई, यानी डी ऑर्बिटल होता नहीं है तो फिर डी पाई और पी पाई बनेगा कैसे? वो भी नहीं बनेगा, इसलिए ये नाइट्रोजन में नहीं होता क्रॉस, बाकी अदर मेटल्स में होता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन के साथ में इसकी रिएक्शन। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन की। तो इस ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं ना, वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके EH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। EH3 का मतलब है, E जो है ना, ये E का मतलब है 15, कोई सा भी एलिमेंट है। 15 ग्रुप की बात हो रही है तो यहाँ पे 15 ग्रुप के एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, और H तो हाइड्रोजन है ही, तो ये EH3 टाइप का हाइड्राइड बनाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये रहे NH3,
PS3, AS3, SbS3, BiH3। तो ये हाइड्राइड है 15 ग्रुप के एलिमेंट्स के। और इनमें अगर हम हाइड्राइड का अगर बात करें नाइट्रोजन के साथ में, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो ये नाइट्रोजन दिख रहा है, इसको इस डायग्राम को अपन बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये अपन ने नाइट्रोजन लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये लोन पेयर रह जाता है एक इसके पास, ठीक है कि नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर ये बन जाता है, पिरामिड स्ट्रक्चर है, पिरामिडल शेप है इसकी। लोन पेयर को शामिल नहीं करते हैं स्ट्रक्चर में, तो ये पिरामिड शेप बन जाएगी, एक त्रिभुज की तरह खड़ा हुआ, कोन जो होता है ना, कोन की तरह रखा हुआ। अब इसकी कह रहा है कि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों है? तो आप जानते हैं, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल है, और एक लोन पेयर है। तो शॉर्ट ट्रिक आप जानते हो, 3 वो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो शॉर्ट ट्रिक आपको पता है, H = लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो लोन पेयर 1 था, सिग्मा बॉन्ड कितने थे? 3 थे, टोटल कितना हुआ? 4 हुआ। 4 का मतलब 1 S और 3 P। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है अमोनिया के अंदर या इसके हाइड्राइड्स के अंदर, ठीक है कि नहीं। आगे बात समझे। ये शॉर्ट मेथड है भाई, लॉन्ग मेथड अलग चीज़ है। ये शॉर्ट में पता करने का है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये होता है, वैसे भी हमें पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें भी ये बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और ये यहाँ पे इनका ऑर्डर दिखा रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ये सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन हुआ है, नाइट्रोजन के हाइड्राइड की है, फिर फास्फोरस का हाइड्राइड है, फिर आर्सेनिक, यानी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में सोल्यूबल है कि या नहीं है। तो दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, ये सोल्यूबल होते हैं। सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ दीज हाइड्राइड डिक्रीज, हाइड्राइड की बात हो रही है यहाँ पे ना, 15 ग्रुप की जो हाइड्राइड है उनकी हाइड्राइड डिक्रीज बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी विद वाटर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज। ये कह रहा है कि सोल्युबिलिटी जो है वाटर ऑफ दीज हाइड्राइड, हाइड्राइड की जो है वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी जैसे जैसे कम होगी, डिक्रीज होगी, वैसे वैसे सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में। बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो भैया दीज हाइड्राइड्स बिहेव एज ए लुईस बेस ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ लोन पेयर। अभी अपन ने देखा था, ये लिखा हुआ था नाइट्रोजन NH3 और इसके पास एक लोन पेयर रहता है। तो ये लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होते हैं? लुईस बेस। क्यों लुईस बेस क्यों है? क्योंकि लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले लुईस बेस होते हैं और लेने वाले लुईस एसिड होते हैं। बेसिसिटी ऑफ दीज हाइड्राइड डिक्रीज विद द डाउन द ग्रुप ऑफ साइज सेंट्रल एटम इंक्रीजेज। देखो ये कह रहा है कि ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है, ये बिस्मिथ है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाते हैं ना तो साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता जाता है। साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, देखिए, ठीक है कि नहीं, सेंट्रल एटम पे। तो इनके जो हाइड्राइड है ना, ये जैसे ये NH3 हुआ, इसका हाइड्राइड क्या था? PH3, इसका हाइड्राइड क्या था? AH3, इसका हाइड्राइड क्या है? SbH3, इसका हाइड्राइड BiH3। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनकी जो बेसिसिटी है ना वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता है सेंट्रल एटम पे, इसलिए। आगे बात समझे।
समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी देखिए, थर्मल का मतलब है कि टेम्परेचर पे कितना स्टेबल है ये, ठीक है कि नहीं? तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तुरंत, क्योंकि आपको नॉलेज है किसका? साइज का। ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है? छोटी। यहाँ पे जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बड़ी। यहाँ पे जाएंगे तो और बड़ी, यहाँ पे जाएंगे तो और बड़ी हो जाएगी। तो जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ उतना ही वीक होगा वो बॉन्ड, है कि नहीं? वीक होगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर वो ब्रेक हो जाएगा। ये थोड़ा कम होगा, ये ज़्यादा टेम्परेचर पे, ये और ज़्यादा टेम्परेचर पे ब्रेक होगा। इट मीन्स ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। समझ गए भैया? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी? लाइव क्लासेस में माइक बंद कर रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग नेचर। These hydrides have reducing nature because they provide H2। ये जो हाइड्राइड्स हैं वो रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं, क्योंकि ये क्या देते हैं? H2 देते हैं। अरे भाई इनके पास H2 है ना, ये इसमें से H2 निकाल दो, निकल जाता है इजीली। रिड्यूसिंग नेचर देते हैं इसलिए, तो ये रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। और इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा। ओ सॉरी, उल्टा, ऊपर से नीचे जाएंगे ना, ऊपर से नीचे जाएंगे यूँ डाउन में, तो रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये आ जाएगा ऑर्डर, इसका सबसे कम, इसका ज़्यादा, इसका और ज़्यादा, इसका और ज़्यादा, और इसका और ज़्यादा। तो इसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज़्यादा होगा। इसका जो हाइड्राइड होगा ना, अरे बिस्मिथ दिख रहा है आपको? इस बिस्मिथ अब थोड़ी दिख रहा है, ये जो छिप गया है बिस्मिथ, इसका हाइड्राइड जो है ज़्यादा क्या होगा? रिड्यूसिंग नेचर वाला होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है? लार्ज, तो इजीली वो ब्रेक होगा। वीक हो गया वो, आसानी से वो क्या दे देगा? H2, इसलिए वो रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा शो करेगा। क्लियर? इंक्रीजेज देयरफॉर दीज आर इजीली प्रोवाइडेड H2। मैं यही तो कह रहा हूँ भाई कि आसानी से ये H2 दे देते हैं। देखो ये तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है, ऑर्डर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा दिस डिक्रीज अप टू डाउन। इसका मतलब है अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी इन वाटर डिक्रीज अप टू डाउन जाने पर। बेसिक नेचर देखो, डिक्रीज अप टू डाउन जाने पर। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज अप टू डाउन जाने पर। रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज अप टू डाउन जाने पर, जो मैंने अभी बताया था आपको कि इंक्रीज होता है नीचे से ऊपर से नीचे जाने पर। आगे बात समझें? ठीक है, चलो आगे अपन पढ़ते हैं। टॉपिक आपको नज़र आया है, मैं क्या बताऊंगा? रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन के साथ में इनकी रिएक्टिविटी, हैलोजन के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं, मतलब ये। तो 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं हैलोजन के साथ में। एक बनाता है ट्राई हैलाइड, दूसरा पेंटाहैलाइड, मतलब कि EX3 और EX5। E का मतलब है एलिमेंट 15 ग्रुप का, X का मतलब हैलोजन, हैलोजन्स को X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये टाइप भी और ये टाइप भी, दोनों ही टाइप के हैलोजन्स हैलाइड ये बनाते हैं। सबसे पहले ट्राई हैलाइड की बात कर लेते हैं। तो 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन्स के साथ में रिएक्शन करके ट्राई हैलाइड बनाते हैं। तो देखिए इनका ट्राई हैलाइड की बात करें अगर, तो ये PF3 बनाता है, ये PCl3 बनाता है, ये PF3 बना रहा है। हाइब्रिडाइजेशन इनके अंदर वही sp3 होता है। पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है वही हाइड्राइड की तरह है ये स्ट्रक्चर। ऐसे देखो ये पिरामिड बन गया, नहीं बन गया? तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है कि नहीं? अब ट्राई हैलाइड्स नाइट्रोजन ओनली NF3 इज स्टेबल। लेकिन ये जितने भी ट्राई हैलाइड हैं इनमें नाइट्रोजन का जो NF3 है ये ही स्टेबल है, बाकी नहीं है, क्योंकि इसकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन की चिपका हुआ रहता है। समझ गए बात को? तो ये ज़्यादा स्टेबल है, जो जितना क्लोज वो उतना ही स्टेबल।
अरे दो पति पत्नी हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो उनके बीच में आसानी से तलाक नहीं होगा ना, वो स्टेबल है। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका भी साइज छोटा, नाइट्रोजन का भी साइज छोटा, ऊपर से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। ये स्टेबल है NH3। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। There it can effective overlap with small size fluorine, cannot overlap with big size like Cl, Bri। नाइट्रोजन जो है और फ्लोरीन दोनों का स्मॉल साइज होता है, इजीली एक दूसरे में ओवरलैप हो जाता है बढ़िया तरीके से, और बिग साइज होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसलिए ओवरलैपिंग एरिया इतना ना कवर नहीं करता नाइट्रोजन इनके साथ में, जिससे कि अनस्टेबल होते हैं। ट्राईहैलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर, ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ट्राईहैलाइड्स नेचर के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड बनता है इसमें, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एटॉमिक आयोनिक करेक्टर इंक्रीजेज एंड कोवलेंट करेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप में, तो जो आयंस का करेक्टर है, आयोनिक करेक्टर जो होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी बनाते हैं ये, उनका करेक्टर तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कोवलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ऊपर से नीचे जाने पर। समझ गए बात को, गहराई को? BF3 आयोनिक इन नेचर, लेकिन BF3 क्या है, नेचर में क्या होता है, आयोनिक होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आयोनिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो ये तो नीचे वाला है, तो ये तो प्योर आयोनिक है। समझ गए? पेंटाहैलाइड, ये पेंटाहैलाइड है, EX5 एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एटम ऑफ 15 ग्रुप ऑफ पेंटाहैलाइड। नाइट्रोजन के अलावा सभी जो हैं पेंटाहैलाइड बनाते हैं। ये क्यों नहीं बनाता, तो इसका आंसर देखो, थोड़ा बैक में जाओ, याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया था, कर लिया याद? नहीं किया ना? अब देखो याद आएगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 वैलेंसी शो करता है, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल जो है एब्सेंट रहता है, इसलिए फिर ये 5 कैसे बना सकता है, इसलिए ये 5 नहीं बनाता है, बाकी अदर एलिमेंट्स बनाते हैं। आगे बात देखो, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, d ऑर्बिटल वैकेंट एंड 4 मैक्सिमम 4 वैलेंसी, सो डैट ये NX5 नहीं होता है। ठीक है, ये PCl5 होता है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर बाई पिरामिडल, यानी 2 पिरामिड होते हैं इसमें, तो 2 पिरामिड, अब आपको तो इसमें 2 पिरामिड नज़र नहीं आ रहे हैं कि नहीं, इस डायग्राम में आपको 2 पिरामिड नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 पिरामिड बता देता हूँ। देखो, इसका मैं एक तरीके से इसको ऐसे स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ जिससे आपको नज़र आ जाएगा कि ये बाई पिरामिड कैसे है। PCl5 बाई पिरामिड स्ट्रक्चर देखिए आप, ये अपन ने P ले लिया, 5 Cl जोड़ने हैं इसके, 1 Cl ये जोड़ दिया, 1 Cl ये आ गया, 1 Cl ये आ गया। अब इसमें क्या है कि ये Cl दोनों जो Cl है ना, अलग अलग दिखा रखे इस तरफ पैरेलल, जबकि एक्चुअली होता ऐसे है। यहाँ पे देखो आप इनको ऐसे कर दीजिए, तो देखो ये P है, P बना लेते हैं अपन यहाँ पे फास्फोरस, एक यहाँ पे हो गया क्लोरीन, दोबारा से बना रहे हैं, एक ये हो गया क्लोरीन, एक ये हो गया क्लोरीन, ठीक है कि नहीं, 4 क्लोरीन हो गया, और एक क्लोरीन अपन ऐसा करते हैं यहाँ डाल लेते हैं, हाँ, और फिर अपन एक क्लोरीन ऐसा करते हैं कि बीच में देखो यहाँ डाल देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ लगा देते हैं बीच में एक Cl। अब इनको मिलाओ आप,
थोड़ा समझ में कम आएगा इसमें, क्योंकि मामला ऐसे है थोड़ा, ठीक है कि नहीं। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, सिंपल देखें, एकदम सिंपल मैं बना देता हूँ। एक CL, पहले CL लगा दो आप, एक CL यहाँ लगा दिया, एक CL यहाँ लगा दिया और एक CL यहाँ लगा दिया। अब ये CL को आप कनेक्ट कर दीजिए एक दूसरे के साथ में। एक CL यहाँ लगा देते हैं तो ये कनेक्ट हो गया इसके साथ में, ये कनेक्ट हो गया इसके साथ में, ऐसे ये CL है, ये हो गया ऐसे और ऐसे, ये ऐसे हो गया, ठीक है कि नहीं, इस तरीके से। तो ये एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा। अब टोटल मिला के बात ये है भैया, गूगल पे डालना PCL5 का स्ट्रक्चर, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, सही तरीके से। हाँ, आगे चलते हैं। तो ये +5 ऑक्सीडेशन, इस +5 जो है इसकी वैलेंसी होती है, इस वजह से इसमें d ऑर्बिटल भी होता है, इसलिए ये शो कर देता है, ठीक है कि नहीं। वेयर वी मूव फ्लोरीन टू आयोडीन बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज। अगर हैलोजेंस की बात करते हैं तो ये हैलोजेंस के साथ में तो रिएक्ट करके EX प्रकार के बना रहे हैं। तो हैलोजेंस में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो अपन जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है कि नहीं होती है। हाँ, तो इसलिए ये जो हैलाइड है ये भी क्या हो जाएंगे, इनके जो बॉन्ड बना हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अब रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन देखेंगे इसकी। All the elements of group number 15 form 2 types of oxides, E2O3 and E2O5। दोनों टाइप के ये ऑक्साइड बनाते हैं। 15 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके। The oxides in the higher oxidation state of the element is more acidic। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑक्साइड का वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज़्यादा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उतना ही ज़्यादा बेस होगा, ठीक है ना। तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एसिडिक करेक्टर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस इज़ प्योर एसिडिक। नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड प्योर एसिडिक है। फिर नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगा तो जो आर्सेनिक है और जो एंटीमनी है इन दोनों को हम बोल देंगे ये एसिडिक भी होते हैं और ये बेसिक भी होते हैं। इट मीन्स इनको बोलते हैं एम्फोट्रिक इन नेचर में एम्फोट्रिक मतलब उभयधर्मी, दोनों ही होते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। फिर उससे नीचे गए तो एसिडिक करेक्टर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो जो बिस्मिथ का ऑक्साइड है वो बेसिक होता है नेचर में। क्या होता है वो, बेसिक होता है नेचर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं एसिडिक नेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है कि नहीं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है तो फिर एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। आगे बात समझ में। तो अभी फाइनली आपको स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है, PCl5। ये PCl5 का स्ट्रक्चर है जो अपन बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है कि नहीं, जो आपसे बन नहीं रहा था। तो इसमें आप देखिए बाई पिरामिडल बताया ना आपको, तो ये बीच में देखो ये एक बेस नज़र आ रहा है आपको, ये वाला ये एक बेस है, नीचे का बीच का बेस है ये, ठीक है कि नहीं। तो एक जो कोन है वो नीचे की तरफ बन रहा है, एक पिरामिड नीचे की तरफ बन रहा है ये वाला, और एक पिरामिड ये बन रहा है ऊपर की तरफ ये वाला, ठीक है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं ये बाई पिरामिडल है। अब देखिए आप इसको, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है स्टूडेंट्स।